नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडिपाथ। रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी, शिक्षकों के स्थानांतरण की उल्टी गिनती शुरू, कभी भी आ सकता है मैसेज। जी हाँ, इसी थीम पर आधारित ये वीडियो है और आज हम बात करेंगे आपको इसी थीम पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये क्या खबर है, क्या होता है रेशनलाइजेशन, कैसे होगा रेशनलाइजेशन यानी समानुपातिकरण, उसका क्या आधार है, कितने शिक्षकों का होगा रेशनलाइजेशन, कितने विद्यालयों का होगा रेशनलाइजेशन, उल्टी गिनती शुरू हो गई तो कब और कैसे ये रेशनलाइजेशन का, क्या हमको मैसेज आएगा, क्या हमको जाको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या रेशनलाइजेशन में अप्लाई की जरूरत पड़ेगी, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं सबसे पहली बात, क्या है खबर। तो खबर यह है, आज के प्रमुख अखबारों ने, ये हिंदुस्तान का आपको शीर्षक है, उन्होंने लगाया है कि राहत, शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर, पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन। अब यहां हम जानेंगे आखिर बाधा कौन सी आई। मैं आपको बता दूं कि ई शिक्षा कोर्स पर जब स्कूल से लॉगिन करते हैं तो वहां ऊपर के तरफ मिड में यानी मध्य में कितने शिक्षक हैं उस विद्यालय में और कितने छात्र और छात्राएं उस विद्यालय में आपको पढ़ रहे हैं, इन दोनों की जानकारी उस पर रहती है। हुआ क्या था कि पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल रहा था कि शिक्षकों की संख्या तो वहां दिखा रहा है, लेकिन कितने छात्र और छात्रा अध्ययनरत है उस विद्यालय में वो वहां से 0 हो गया। अब इसको सटीकता देने के लिए पूरे पदस्थापन व्यवस्था को देखी गई है और इस शिक्षा कोर्स पर यह प्रॉब्लम थी, इसको सही कर लिया गया है। यानी जो भी पदस्थापन व्यवस्था है, कितने विद्यालय में बच्चे हैं जो अध्ययनरत हैं और उसके अगेंस्ट में कितने शिक्षक वहां पोस्टेड हैं, इस सब की गणना की बात थी और यह एरर था और एरर अब ठीक हो गया है। अब आप जाके अगर स्कूल से लॉगिन करते देखते हैं तो वहां शिक्षक की संख्या और छात्रों की संख्या आपको बताया जा रहा है। यहां बताया जा रहा है कि 5,88,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन हुआ, इससे तबादले में मिलेगी सहायता। तो कैसे तबादले में मिली, अभी शिक्षकों का क्या ब्यौरा जुटाया गया, ये जो बड़ी बात है इसको हम बाद में पढ़ के बताएंगे। पहले मोटा मोटी चीजें हैं क्या है उसको समझते हैं। शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान होने के बाद शिक्षकों में, स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन की राह आसान हो गई है। इसी सप्ताह तबादले का पोर्टल सक्रिय हो जाएगा और शिक्षक पोर्टल से तबादले पर आवेदन कर सकेंगे। अब बात है तबादले का आवेदन कर सकेंगे। अब यहां क्या हो गई है कि किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी है ये आपको पता चल गई है। रेशनलाइजेशन का जो कार्य पूरा हुआ है तो किस विद्यालय में कितने वैकेंसी है ये तो पता चल गया है, लेकिन अब आवेदन अगर कोई नहीं करता है, उस विद्यालय में नहीं शिक्षक जाते हैं तो वहां स्थिति बनेगी आपको रेशनलाइजेशन के समानुपातिकरण की, और इसी का कार्य पूरा कर दिया गया है। अब आगे बताया गया है कि इसके बाद अधिकतम 2 सप्ताह में तबादले की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। इसमें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान पूरी कर ली गई है। इसी समस्या के निदान के बाद तबादला तथा नियुक्ति की प्रक्रिया पर तेजी से काम होगा और पोर्टल सक्रिय शीघ्र हो जाएगा। अब पोर्टल जो काम नहीं कर रहा था वो आपको जल्दी ही शीघ्र सक्रिय हो जाएगा। यहां शीर्षक आज ने लगाया है कि शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जुलाई में होंगे तबादले, रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आखिर ये रेशनलाइजेशन ये क्या है रेशनलाइजेशन, इसको हम जाके समझते हैं और जानते हैं। रेशनलाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है मतलब कुछ तो होने वाला है। अब यहां ये शीर्षक क्या लगा है, यहां शीर्षक लगा है कि स्कूलों में शिक्षकों के पद और उपलब्धता की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ। जो समस्या थी विद्यालयों में कितने पदस्थापित शिक्षक हैं, उनकी क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है, कितने बच्चे हैं, ये बातें जो थी ये स्पष्ट हो गई है। अब पढ़ते हैं जरा क्या कहा गया है, इसको समझते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह की बाधा दूर हो गई है। शिक्षा विभाग ने 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, किसको कहां जाना है, कैसे क्या करना है, यानी एक जो आपको एक माइंड सेट बनाया गया था कि हम आवेदन नहीं करेंगे, तो इस रेशनलाइजेशन के माध्यम से माइंड सेटअप बना लीजिए आप कि आपको विभाग कहीं भेज सकता है गृह क्षेत्र छुड़ा के।
अब ये रेशनलाइजेशन की कार्य जो है पूरी कर ली गई थी। इसके तहत 76,000 विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है। यह शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा। विभाग ने जुलाई में बड़े पैमाने पर स्कूलों के तबादले की योजना बनाई है। छात्रों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों का अनुपात, अब देखिए यही रेशनलाइजेशन कहा जा रहा है, छात्रों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों का अनुपात, यानी इसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। यानी छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कितने छात्र पे कितने शिक्षक चाहिए, ये समानुपातीकरण है और इसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। ये अब उस विद्यालयों में पता चल गया। अब होगा क्या कि कहीं ज्यादा शिक्षक हैं वहां से उठा के जहां कम शिक्षक है वहां भेजा जाएगा। तो क्या आपको आवेदन किया जाएगा? अगर आवेदन नहीं होगा तो नहीं भेजा जाएगा? जी नहीं, आपको भेज दिया जाएगा। और विभाग इसके लिए नियम की व्यवस्था अपने जो नियमावली है उसमें समानुपातीकरण के रूप में कर चुकी है। मैं उसको आगे बताने जा रहा हूं आपको। यहां हो गया है क्या कि शिक्षकों का अनुपात रेशनलाइजेशन नहीं होने के कारण शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी। विभाग के पास कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं था जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होता। गौर हो कि हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की तबादला नीति बनाई है। दरअसल बड़ी संख्या में सूबे के सरकारी विद्यालयों जो अनियमित पदस्थापना की समस्या से जूझ रहे थे, किसी विद्यालय में जरूरत के अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं तो कहीं जरूरत से कई गुना शिक्षक पदस्थापित हो गए हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो, कहीं कहीं शिक्षकों की क्लास लेने का मौका नहीं मिलता। यही नहीं, इसके कारण संबंधित शिक्षकों स्कूलों में जरूरत का आकलन करने में समस्या आ रही थी। कहां किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है यह पता ही नहीं चल पा रहा था। विषयवार शिक्षकों की जरूरत का आंकड़ा भी विभाग के पास नहीं था। रेशनलाइजेशन के दौरान ये सभी ब्यौरा विभाग के पास अब उपलब्ध हो गया है। अब इस समानुपातीकरण का काम जो कर लिया गया है, अब इससे पता चल गया कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक की जरूरत है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस रेशनलाइजेशन व्यवस्था के तहत अधिक यानी अधिशेष विद्यालय के शिक्षक को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा और इससे आपकी अनुमति नहीं ली जाएगी। ये रेशनलाइजेशन एक प्रशासनिक व्यवस्था है। तो आखिर रेशनलाइजेशन होता क्या है और इसमें किया क्या जाता है, जरा इसको हम, मेरी बातों पे न जाइए, आप विभाग क्या कहता है उस पे जाइए। ये विभाग की अधिसूचना 656 25/6/2026 को जो नियमावली के रूप में, नीति के रूप में प्रसारित की गई, जिसमें खंडिका 3 क में समानुपातीकरण और समायोजन, जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बातें बताइए। आइए जानते हैं ये क्या है। विभाग यानी शिक्षा विभाग, मानक मंडल यानी जो उस किस जगह कितनी व्यवस्था चाहिए, कितनी चीज चाहिए, वो स्टैंडर्डाइजेशन जो है, आरटी यानी राइट टू एजुकेशन, और पीटीआर पुपिल टीचर रेशियो यानी छात्र शिक्षक अनुपात मानक, वर्गावार आवश्यकता, विषयवार आवश्यकता एवं अन्य विभागीय मानकों के आधार पर शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों में यानी जहां कम शिक्षक है तथा अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों की पहचान कर सकेगा। इस समानुपातीकरण में पहचान करना है कि कहां कम शिक्षक है, कहां ज्यादा शिक्षक है। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, क्यों हुआ है? क्योंकि शिक्षकों का आपको समायोजन किया जाएगा। इस समानुपातीकरण ऑब्लिक समायोजन है। इस समानुपातीकरण सिर्फ नहीं है, ये समायोजन है, शिक्षकों का समायोजन होगा। कोई अपनी बनी बनाई जगह से जाने को तैयार नहीं है। यहां स्थिति यह है, वैसे बहुत शिक्षकों की कम संख्या है जो बाहर अभी कुछ तकलीफ में है, उनकी संख्या कम है। लेकिन ज्यादा स्थिति यह है शहरों में देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों की भरमार है। एक विषय के 4-4 शिक्षक हैं, जहां 5 शिक्षक की जरूरत है वहां 18 शिक्षक है। इस तरह की व्यवस्था है। तो अब यहां दूसरे सेक्शन में क्या कहेगा कि अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों से शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन, समानुपातीकरण, विद्यालय की आवश्यकता। अब देखिए यहां कहा गया कि ज्यादा शिक्षक वाले विद्यालय से शिक्षक को अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन होगा, समानुपातीकरण होगा। और विद्यालय की आवश्यकता को देखकर, उपलब्ध रिक्ति को देखकर, वर्गवार आवश्यकता को देखकर, विषयवार आवश्यकता को देखकर, प्रशासनिक आवश्यकता को देखकर अब विद्यार्थियों की शैक्षणिक हित के अधीन किया जाएगा। तीसरा है समायोजन समानुपातीकरण की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ा, जो आंकड़ा मैं बता रहा था जो हट गया था, वो उस आंकड़े के आधार पर की जाएगी जो ये शिक्षा कोष पे है। शिक्षक प्रोफाइल सबसे अपडेट करा लिया गया है। विद्यालयवार शिक्षक की उपलब्धता, अब किस विद्यालय में कितने शिक्षक चाहिए, ये सारा का सारा व्यवस्था ठीक हो गया है। रिक्ति, अधिशेष, अभाव की स्थिति,
तथा लागू मानकों के आधार पर की जाएगी। समायोजन या समानुपातीकरण के क्रम में शिक्षकों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाएगा। जहां लागू हो इस नियमावली के अनुलग्न क के वर्णित अंक आधारित प्रणाली तथा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया, यानी इसके लिए केएसओपी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आजकल परसों में जल्द ही केएसओपी आएगा और समानुपातीकरण की व्यवस्था, समायोजन की व्यवस्था जल्द ही शुरू हो जाएगी और आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि आपका कहां समायोजन हुआ है, समानुपातीकरण में कहां आप गए हैं। अब जानते हैं कि इस मानक का निर्धारण कैसे होगा। किस विद्यालय में कितने शिक्षक आखिर चाहिए? तो राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक संख्या का जो मानक है उसके संबंध में कुछ स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है। ये प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 की बात की जा रही है और ये आरटी एक्ट 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुरूप है। 60 तक के बच्चे जहां होंगे वहां 2 शिक्षक की जरूरत है। 61 से लेकर 90 बच्चे वहां 3 शिक्षक के, मैं बात कर रहा हूं कक्षा 1 से 5 के लिए। जहां 91 से लेकर 120 वहां 4 शिक्षक चाहिए और 121 से लेकर 150 है तो वहां 5 शिक्षक चाहिए और 150 से अधिक है वहां 5 शिक्षक चाहिए और 1 प्रधान शिक्षक चाहिए। यहां छात्र शिक्षक अनुपात आपको 30:1 से बनना शुरू हो जाएगा, यानी 150 से ऊपर जैसे बच्चे चले गए वहां 30:1 के अनुपात में शिक्षकों की संख्या का गणना वहां होगा। अब 6 से 8 में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि विज्ञान और गणित एक विषय होता है, सामाजिक विज्ञान एक होता है और भाषा में, चूंकि भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सभी आते हैं, लेकिन सामान्यतः यह बात भाषा में हिंदी की जा रही है। तो यहां कैसे होगा? 6 से 8 में प्रत्येक कक्षा में कम से कम 1 शिक्षक निम्नलिखित विषयों के हों, यानी 3 शिक्षक तो 6 to 8 में ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर बच्चों की संख्या 105 से 140 हो जाती है तो वहां एक अतिरिक्त अंग्रेजी का शिक्षक दिया जाएगा। अगर वहां 140 से 175 बच्चे हो जाते हैं वहां 5वें जो शिक्षक हैं वो संस्कृत या उर्दू विषय के लिए होंगे और 175 से छात्र संख्या जब अधिक होती है तो आवश्यकता अनुसार उपरोक्त बिंदु 1 ख और 1 के अनुसार चीजें आपको की जाएगी। इस अनुसार चीजें आपको होने लगेंगी। 175 से ऊपर जाती है तो ये थी पूरी की पूरी व्यवस्था और मानक का निर्धारण और इसी मानक मंडल के आधार पर समायोजन होगा शिक्षकों का। अगर आपके मन में ये भ्रम पड़ा है कि हम आवेदन नहीं करेंगे, हम तो ठीक जगह है, लेकिन अगर आप गृह क्षेत्र में हैं और आपके विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की स्थिति बन रही है तो वरीयता और प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा और आपको वहां से हटाया जाएगा। तो ये व्यवस्था आपको थी और इसके अनुसार सारी चीजें चलनी है और ये आरटी 2009 और के प्रावधानों के तहत है। ये जो मैं अभी मानक दिखा रहा था ये 22/6/2026 को शिक्षा विभाग ने जारी करके एक पत्र के माध्यम से मानक मंडल का और पूरा मानकीकरण को व्यवस्थित करके और पत्र के माध्यम से अधिसूचित किया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।